प्रिय बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पार्ट 2 लहासा की ओर पढ़ेंगे। मैं आपके साथ पाठ का सार डिस्कस करने जा रही हूँ और मैं की पॉइंट के माध्यम से पाठ का सार डिस्कस करूँगी। सबसे पहले है नेपाल तिब्बत मार्ग का महत्व। ठीक है, लहासा की ओर देखिए, पाठ जो है एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें राहुल सांकृत्यायन ने सन 1929 और 30 में तिब्बत के दुर्गम रास्तों का रोमांचक वर्णन किया है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है नेपाल तिब्बत का महत्व। नेपाल तिब्बत मार्ग नेपाल से तिब्बत आने जाने का मुख्य मार्ग है। फरी कलिंगपांग का रास्ता खुलने से पहले भारत का व्यापार भी इसी मार्ग से ही होता था, है ना बच्चों। ये सैनिक मार्ग भी था। आज भी इस पर अनेक चौकियां तथा किले बने हुए हैं। कभी यहाँ चीनी सेना रहती थी, आज कई फौजी मकान गिर चुके हैं और कुछ ने किसानों में जो है डेरा डाला हुआ है। फिर है सामाजिक जीवन। तिब्बत के जीवन में अनेक राम तथा कठिनाइयां हैं। यहाँ जाति पाति छुआछूत नहीं है। औरतें भी पर्दा नहीं करती हैं। निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर अन्य कोई भी अपरिचित व्यक्ति यदि घर के अंदर आ जा सकता है। उसके कहने पर घर की सास या बहू उसके लिए चाय बना लाती है। वहाँ चाय मक्खन और सोडा नमक मिलाकर चौकी में कूटकर मिट्टी से टोटीदार बर्तन में परोसी जाती है। अब है ठहरने का प्रबंध। लेखक जब प्रत्यक्ष चीनी किले से चला तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिट्ठी उसे दे दी। सुमति की जान पहचान के कारण उसे थोंगला के आखिरी गांव में ठहरने की जगह मिल गई। पिछली बार जब वे घोड़ों पर सवार होकर जहां आए थे तो उन्हें गरीब झोंपड़े में ठहरना पड़ा था। इस बार वे भिखमंगों के वेश में यात्रा पर थे। अब है डांडा थोंगला का जंगल। डांडा तिब्बत का खतरनाक स्थान है। यहाँ पर 16-17 हजार फीट की ऊंचाई पर यह स्थित है। इसीलिए उनके दोनों तरफ क्या है, को मीलों तक कोई भी गांव नहीं है। ठीक है, नदियों के मोड़ों पहाड़ों के कारण यहाँ आदमी भी दिखाई नहीं देते हैं। ये डाकुओं के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है। यहाँ सरकार पुलिस पर भी खर्चा नहीं करती, इसलिए यहाँ खून आसानी से हो जाते हैं। डाकू पहले आदमी को मार डालते हैं, फिर माल लूटते हैं। कारण ये है कि लोग लाठी की जगह बंदूक और पिस्तौल लिए फिरते हैं। लेखक और सुमति भिखमंगों के वेश में यात्रा कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें डाकुओं से खतरा नहीं है। वे यहाँ भी खतरनाक स्थिति देखते हैं, टोपी उतारकर भीख मांगने लगते हैं। ठीक है, अब है घोड़ों पर यात्रा। अगले दिन 16-17 मील की ऊंचाई चढ़कर लंकोर पहुंचना था, है ना। इसलिए उन्होंने घोड़े कर लिए। दोपहर के समय वो ढांडे पहुंचे। 17-18 हजार फीट की ऊंचाई थी। दाहिने तरफ हिमालय की हजारों बर्फीली चोटियां थी। बीटे की तरफ वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ थी ना हरियाली। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जिसे पत्थरों सींगों तथा रंग बिरंगी झंडियों से सजाया गया था। उतराई पर भटकाव। जब उतराई आ गई, लेखक का घोड़ा बहुत ही धीमे चल रहा था। लेखक उसे आगे चलने को कहता तो वह पिछड़ जाता। आगे 2 रास्ते थे। लेखक बाएं रास्ते पर चल पड़ा। 1.5 मील चलने के बाद पता चला कि वह रास्ता भटक गया है। वह फिर वापस आया। ठीक है, शाम के 4-5 बज गए थे। सुमति उसका इंतजार कर रहा था। वह गुस्से में था। वह मंगोल तो था ही। गुस्से से लाल मुंह करके बोला, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-4 बार चाय को गर्म किया। लेखक ने अपनी मजबूरी बताई तो वह क्या, शांत हो गया। लंकोर में वे एक अच्छी जगह ठहरे। उन्होंने चाय सत्तू गर्मा गर्म थुक्पा खाने को मिला। फिर तिंगरी समाधि गिरी पर। अब वे तिंगरी के विशाल मैदान में थे। उसके चारों ओर पहाड़ियां थी। विशाल मैदान के भीतर भी एक पहाड़ी थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। उसके आसपास जो है अनेक गांव थे जिनमें सुमति के जजमान रहते थे। सुमति सब जगह जाना चाहते थे ताकि उन्हें गंडे पहुंचा सकें। गंडे पतली पतली चीरी बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म हो जाने पर वे और कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे। लेखक ने सुमति को दूर दूर के गांवों में ना जाने के लिए राजी किया। ठीक है, तिब्बत की तेज धूप। अगले दिन लेखक और सुमति सुबह 10-11 बजे चले। धूप बड़ी कड़ी थी। दिन में 2 बजे धूप के कारण माथा जलता था तो पीछे का कंधा बर्फ सा ठंडा हो गया था। धूप से बचने के लिए सिर पर मोटा कपड़ा करना पड़ता था।
अभय शेकर विहार में तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बंटी है। इन जागीरों का हिस्सा काफी मठों के हाथ में है। हर जागीरदार बेगार मजदूर से खेती कराता है। खेती का प्रबंध करने के लिए कोई भिक्षु आता है जिसे नमसे भी कहा जाता है ना, वह राजा से कम नहीं होता है। लेखक और सुमति शेखर विहार में पहुंचे। उसका मुखिया भिक्षु नमसे बदर पुरुष था। यद्यपि लेखक का वेश भिखमंगों सा था, फिर भी उन्हें वे बड़े प्रेम से मिले। यहाँ एक बौद्ध मंदिर था जिसमें कुंजर की 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। वही लेखक ने आसम जमाया। पोथियां मोटे मोटे अक्षरों में लिखी थी। एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी। लेखक उन पुस्तकों में रम गया। सुमति ने जजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने उसे अनुमति दे दी। अगले दिन वे भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल चल दिए। ठीक है बेटा, ये है आपके लहासा की ओर पाठ का सार। ये तिब्बत नेपाल तिब्बत की यात्रा का वर्णन है। ठीक है बेटा, तो मैं इसके आधार पर ही आपको असाइनमेंट पेशन दूंगी। आप करने का प्रयास कीजिए, नहीं आने पर आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच।